हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्वागत अशोक। फ्रेंड्स, आज हम बीआरबीएल के मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 1 करेंगे। ये चैप्टर है बैंकिंग बिजनेस के रेगुलेशन के बारे में। ओके, तो बैंकिंग बिजनेस को हमारे देश में रेगुलेट कैसे किया जाता है उसके बारे में पूरा ये लेक्चर मतलब चैप्टर है आपका। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि आरबीआई के पास कौन सी पावर होती है जिससे वो बैंकों को डायरेक्शन इशू करता है कि आपको ये करना और ये नहीं करना है। साथ ही साथ में बैंकों द्वारा जो डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जाता है उसके बारे में भी चर्चा, एफडी वगैरह जो कराई जाती है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ओके, तो इंट्रोडक्शन पार्ट में बात करें तो देखिए, आपको मैंने पहले भी बताया था चैप्टर नंबर 1 में कि आरबीआई एक्ट 1934 भले ही आया था, पर ये जो है बैंकों को हैंडल, बैंक के बिजनेस को हैंडल करने में उतनी पावर नहीं रखता जितना कि जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 रखता है। ज़्यादातर आप देखेंगे आरबीआई अपनी पावर बीआर एक्ट 1949 के तहत यूज करता है। तो देखिए यहाँ, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट प्रोवाइड फॉर रेगुलेशन ऑफ बैंक बिजनेस एक्टिविटीज़ ऑफ बैंकिंग कंपनीज। Accordingly, the Act empowers Reserve Bank of India to issue direction for regulating terms and condition etc. of sanction of loan, advances and other matter including acceptance of deposit। तो देखिए, आरबीआई बैंकिंग कंपनीज के बिजनेस एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए कौन सा एक्ट है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है। उसी के हिसाब से जो ये एक्ट है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, वो आरबीआई को पावर देता है कि वो डायरेक्शन इशू कर सकता है। किस बारे में? लोन के सैंक्शन, एडवांसेस से रिलेटेड, अदर मैटर्स, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, इन सभी मामलों पर डायरेक्शन इशू करने की पावर आरबीआई को देता है कौन सा? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आल्सो इम्पोज सर्टन रिस्ट्रिक्शंस ऑन लोन एंड एडवांसेस टू द डायरेक्टर्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज एंड कंपनीज एंड फर्म इन विच दे आर इंटरेस्टेड। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कुछ सर्टन जो है रिस्ट्रिक्शंस भी इम्पोज करता है। किस बारे में? अगर जो बैंकिंग कंपनीज हैं उनके जो डायरेक्टर्स हैं उनको लोन देने के मामले में रिस्ट्रिक्शंस होती है, या डायरेक्टर अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी या फर्म में इंटरेस्टेड है, यानी उसमें शेयर वगैरह रखता है, शेयर होल्डिंग्स है उसकी, तो उसमें भी जो है लोन एंड एडवांसेस के मामले में डायरेक्टर्स के केस में रिस्ट्रिक्शंस होती है। ओके, पावर टू इशू डायरेक्शंस की बात करेंगे। द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अथराइज करता है कि वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 29 और 35A के तहत बैंकों को डायरेक्शन इशू कर सकते हैं। ओके, डायरेक्शन इशूड बाय आरबीआई अंडर सेक्शन 21 एंड 35 आर स्टैच्यूटरी इन नेचर आर बाइंडिंग टू बैंक। ध्यान रखिएगा कि सेक्शन 21 के तहत और सेक्शन 35A के तहत आरबीआई जो भी डायरेक्शन इशू करता है वो संवैधानिक होते हैं, स्टैच्यूटरी इन नेचर होते हैं और सभी बैंकों पर लागू होते हैं जब तक कि बैंक आरबीआई ये न कह दे कि इन पर लागू नहीं होगा। ओके, व्हाइल सेक्शन 21 गिव्स द पावर टू रेगुलेट एडवांसेस बाय बैंकिंग कंपनीज, सेक्शन 35A गिव्स वाइड पावर जनरली टू रेगुलेट बैंकिंग कंपनी। सेक्शन 21 जो है ज़्यादातर किस बारे में बात करता है? लोन को रेगुलेट करने के बारे में बात करता है, लेकिन सेक्शन 35 में बाकी सभी चीज़ों में वाइड मैटर्स, डिफरेंट वैरायटी ऑफ टास्क में रेगुलेशन में मदद करता है। बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट जो है जो हुआ, यानी बैंकिंग रेगुलेशन को अमेंड किया गया जब इस एक्ट को, तो उसमें री इंसर्ट किए गए दो नए सेक्शन 35AA 35AB, वेयर बाई एम्पावरिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू डायरेक्टली इंटरवेन इन सेटलिंग बैड लोन केसेस। मतलब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को अमेंड किया गया, उसमें दो जो है नए सेक्शन 35AA 35AB को ऐड किया गया और आरबीआई को ये पावर दी गई कि वो डायरेक्टली मैटर इंटरवेन कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है बैड लोन केसेस के सेटलमेंट के मामले में। ओके, नेचर ऑफ डायरेक्शंस की बात करेंगे, यानी आरबीआई के द्वारा जो डायरेक्शंस इशू की जाती है उसका नेचर कैसा होता है। डायरेक्शंस इशू बाय आरबीआई इन एक्सरसाइज ऑफ पावर अंडर सेक्शन 21 एंड 35A बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बीइंग स्टैच्यूटरी डायरेक्शन आर बाइंडिंग टू बैंक। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आरबीआई द्वारा जो भी डायरेक्शन इशू की जाती हैं सेक्शन 21 और 35A के तहत वो संवैधानिक होती हैं और सभी बैंकों पर बाइंडिंग होती हैं, लागू होती हैं। कोई बैंक ये कह के नहीं मना कर सकता कि मेरा नाम नहीं लिखा था सर्कुलर में इसलिए मैं नहीं अडॉप्ट करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, सर्कुलर्स ऑफ रिजर्व बैंक गिविंग इंस्ट्रक्शन टू बैंक्स where it has statutory power to give such instructions are also binding on banks even if they do not specifically refer to any statutory provision। तो ये बोल रहे हैं कि अगर आरबीआई द्वारा कोई सर्कुलर इशू किया जाता है, ठीक है, जिस टॉपिक पर या जिस मैटर पर उन्होंने सर्कुलर इशू किया है उस पर अगर उन्हें डायरेक्शन इशू करने की स्टैच्यूटरी पावर है तो वो सभी बैंकों पर लागू होते हैं, भले मतलब जो है इस आरबीआई इस बात का जिक्र करे कि ना जिक्र करे कि ये स्टैच्यूटरी प्रोविजन से इशू किए गए हैं या नहीं। मतलब कहने का सर्कुलर आया, उसमें कोई ऐसी चर्चा नहीं हो रही कि ये जो बातें हैं, ये जो डायरेक्शन है, ये एज पर
स्टेचुरी प्रोविजन या सेक्शन 21 के तहत है, सेक्शन 35A के तहत है, मान लो आरबीआई नहीं लिखता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बाइंडिंग होंगे सभी बैंकों पर, क्योंकि ये ऐसा जो है बहुत सारे केसेस हुए हैं जिनमें ये बात डिसाइड हुई है, मतलब सर्कुलर जारी हुए और सर्कुलर को बैंकों ने डिनाई किया, फिर वो कोर्ट में केस गया और फिर फाइनली जो है कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, जो ये आरबीआई ने अगर सर्कुलर लॉन्च किया है, जारी किया है, तो उसमें भले ये बात लिखी हो कि नहीं कि ये संवैधानिक है या नहीं, आपको उसे स्टेचुरी मानकर ही चलना है। एग्जाम्पल के लिए हाई कोर्ट ऑफ गुजरात अहमदाबाद में उन्होंने डिसाइड किया कि वेदर इज मास्टर सर्कुलर ऑन बिलफुल डिफॉल्टर्स issued by RBI without a specific reference to the statute यानी act under which it was issued would have to be mandatorily adhered by bank was taken up। मतलब हाई कोर्ट ऑफ गुजरात अहमदाबाद में ये डिसाइड हुआ कि अगर आरबीआई ने मास्टर सर्कुलर जारी किया है बिलफुल डिफॉल्टर्स पर बिना किसी विशेष रेफरेंस को देते हुए कि किस एक्ट के तहत उसने ये मास्टर सर्कुलर जारी किया है, तो भी इसे मैंडेटरली सभी बैंकों को ओबे करना होगा, अडॉप्ट करना होगा, लागू करना होगा। ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर अखिल कुरैशी और ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर जेबी पर्दीवाला ने डिसाइड किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज विद इन इट्स पावर टू इशू मास्टर सर्कुलर रिलेटिंग टू बिलफुल डिफॉल्ट एंड बिलफुल डिफॉल्टर्स। ठीक है, तो इन दोनों मतलब जस्टिस जो है ऑनरेबल जस्टिस जो थे, एक अखिल कुरैशी और जेबी पर्दीवाला ने कहा कि आरबीआई अपनी पावर में था जब उसने मास्टर सर्कुलर इशू किया है बिलफुल डिफॉल्ट पर और बिलफुल डिफॉल्टर पर, तो आरबीआई वाज विद इन इट्स पावर, अपनी पावर में था, एज इट एम्पावर टू रेगुलेट द बैंकिंग सिस्टम एंड सर्टन रेगुलेटरी फंक्शंस हैव बीन असाइंड टू इट बाय द प्रोविजंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 और 1949। कहने का मतलब ये हुआ, देखो इसको शॉर्ट भाषा में समझिए, जब ये मास्टर सर्कुलर लॉन्च हुआ, जारी हुआ बिलफुल डिफॉल्टर्स के ऊपर मास्टर सर्कुलर, तो उसमें कहीं रेफरेंस नहीं दिया गया कि किस एक्ट के तहत या किस स्टेचुरी प्रोविजन के तहत इसे इशू किया गया है, तो कुछ बैंकों ने इसे मानने से मना कर दिया कि ना स्पेशलाइज, तो कहा नहीं कि आपने ये संवैधानिक है या कैसा है, स्टेचुरी है या नहीं है, तो हम नहीं मानेंगे। तो कोर्ट में केस गया, तो वहाँ पर अहमदाबाद गुजरात की कोर्ट ने ये कहा कि भाई देखो ऐसा है कि आरबीआई अपने पूरे मतलब उसने अपने पावर को यूज किया, भले ही वो स्पेशली मेंशन करे या ना करे, लेकिन उसको बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए सर्टेन पावर मिली हुई है और उसी के तहत वो जो है अपने सर्कुलर जारी कर सकती है और ये सभी बैंकों पर लागू होते हैं। रिजर्व बैंक्स पावर टू इशू डायरेक्शंस आर ओवर द बैंक। रिजर्व बैंक की जो पावर होती है डायरेक्शन इशू करने की, ध्यान रखिए वो बैंकों के ऊपर होती है, यानी कस्टमर के ऊपर नहीं होती है। हेंस द डायरेक्शन आर एड्रेस टू बैंक ओनली एंड नॉट टू कस्टमर आर पब्लिक। आरबीआई को जो पावर दी गई है वो जनता जनार्दन को एड्रेस करने की नहीं दी गई है, बैंकों को एड्रेस करने की दी गई है। 2000 के नोट बदले जाएंगे, ये बात की गाइडलाइन बैंकों को बताई गई है, जनरल पब्लिक के लिए वो नोटिस नहीं करता। जनरल पब्लिक को जो है गवर्नमेंट करती है, मोदी सरकार कहती है कि भैया आज से 2000 के नोट खल्लास। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ डायरेक्शंस विल बी प्रोस्पेक्टिव एंड नॉट रेट्रोस्पेक्टिव इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्टेचुरी प्रोविजन प्रोवाइडिंग फॉर रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन ऑफ डायरेक्शन। देखिए क्या कह रहा है कि जो भी सर्कुलर जारी होते हैं, जो भी डायरेक्शन इशू किए जाते हैं, उनके प्रभाव प्रोस्पेक्टिव होते हैं, यानी कि जिस डेट को आया, अगर कोई सर्कुलर 1 अप्रैल को आता है तो 1 अप्रैल एंड ऑनवर्ड उसका इफेक्ट होगा। रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होता है, ऐसा नहीं कि जब से बैंकिंग इंडस्ट्री चल रही 1890 का कोई केस है तो वो 1890 से नहीं लागू होगा। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पीछे जा करके भी लागू होना है ना। जैसे गवर्नमेंट ने गाइडलाइन लाई, मान लो कि 1 अप्रैल से जो एफडी होगी, ठीक है, या जो डीआईसीजीसी में हमारा कवरेज नहीं मिलता है, डीआईसीजीसी में अभी कितना है 5 लाख तक का इंश्योरेंस रहता है, तो ये 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस 1 अप्रैल 2024 से बढ़ करके 10 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 अप्रैल 2024 और उससे आगे जितनी भी जो है जनता जनार्दन पैसे जमा करेगी उसको 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस पर अकाउंट मिलेगा, उसके पहले नहीं जाएगा। ये नहीं कि अगर भाई लिखा हो, सर्कुलर में ही लिखा हो कि ये सर्कुलर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखेगा, इसका मतलब जब से खाते खुलने शुरू हुए अब तक जितने भी खातों में पैसे हैं सब के ऊपर डीआईसीजीसी 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवरेज देगा। ओके, तो जनरली जो सर्कुलर होते हैं वो प्रोस्पेक्टिव होते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होते जब तक ये बात विशेष तौर पर ना लिखी हो। बोनाफाइड्स का क्या मतलब होता है? बोनाफाइड इंटेंशन होते हैं। जैसे मान लीजिए जो है आपने किसी कस्टमर को लोन दिया, ठीक है, आपकी नीयत सही थी, आपने कुछ गड़बड़ नहीं की, सब कुछ ध्यान में रखते हुए जो है आपने लोन पास किया, लेकिन उस बंदे ने आपको चीट कर दिया, आपको फॉर्ज डॉक्यूमेंट दे दिए या कुछ ऐसा कर दिया आपके साथ में, तो वो मैलिशियस इंटेंशन के साथ आया है। तो हमारा यहाँ पर बैंक क्या देखेगा कि जो आपने काम किया है उसमें आपका इरादा कैसा था।
बोनाफाइड इंटेंशन था या मेलाफाइड इंटेंशन था। बोनाफाइड मतलब आपने अच्छे मन से बैंक का बिजनेस आगे बढ़ाने के पर्पज से किया है, तो दैट इज बोनाफाइड। मेलाफाइड का मतलब आपने उससे घूस ली, आपने जो है उसको लाभ पहुंचाने के लिए कोई काम किया हुआ है, दैट इज मेलाफाइड इंटेंशन। तो वही बोल रहा है कि द पावर ऑफ रिजर्व बैंक टू इशू डायरेक्शन हैव टू बी एक्सरसाइज विद बोनाफाइड इंटेंशन एज हेल्ड बाई गुजरात हाई कोर्ट इन आरबीआई वर्सेस हरिसिद्ध कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। तो मतलब गुजरात जो है हाई कोर्ट वर्सेस हरिसिद्ध कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड केस में ये कहा गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को डायरेक्शन इशू करने का जो है पूरा पावर है, लेकिन ये अच्छे उद्देश्य के साथ, अच्छे इरादे के साथ इशू किया जाना चाहिए, किसी को ठगने परेशान करने के इरादे से नहीं किया जाना चाहिए। कॉशन एंड एडवाइस की बात करें तो आरबीआई जो है बैंकों को इशू कर सकता है कि भाई जो है ये सावधानी बरतिए कॉशन करने के लिए। तो सेक्शन 36(1)(a) ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट स्टिपुलेट करता है कि रिजर्व बैंक में कॉशन आर प्रोहिबिट बैंकिंग कंपनी अगेंस्ट एंटरिंग इनटू एनी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन और क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, जनरली गिव एडवाइस टू एनी बैंकिंग कंपनी। ठीक है, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन 36 कहता है कि रिजर्व बैंक जो है चाहे तो बैंकों को सावधानी रखने के लिए या किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ में ट्रांजैक्शन करने के लिए मना कर सकता है कि अब जैसे मान लीजिए उसने कहा कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने अब BOB वर्ल्ड नहीं डाउनलोड करवाना है। आपने सुना ही होगा, इस समय बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चली हुई है, जो मोबाइल बैंकिंग ऐप है BOB वर्ल्ड। ठीक है, तो अब ये डायरेक्शन इशू कर दी, तो वही है कि आरबीआई जो है कॉशन इशू कर सकता है कि भाई प्रोहिबिट ही कर दिया कि अब ये काम आपको नहीं करना है। ओके, तो इसकी भी पावर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होती है। तो अगर हम काम की बात करें तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पावर देता है कि वो बैंकों को डायरेक्शन इशू कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में रिजर्व बैंक चाहे तो रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकता है। पावर टू इशू डायरेक्शन में हमने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की बात की। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का सेक्शन 21 और सेक्शन 35 जो है आरबीआई को पावर देता है कि वो जो है डायरेक्शन इशू कर सकते हैं। जो आरबीआई के द्वारा डायरेक्शन इशू किए जाते हैं इन सेक्शन के तहत वो स्टेचुटरी इन नेचर होते हैं, यानी कि संवैधानिक होते हैं, उनसे वो बाइंडिंग होते हैं सभी बैंकों, कोई डिनाई नहीं कर सकता है। ओके, उसके बाद में सेक्शन 21 ज़्यादातर लोन से रिलेटेड बातें करता है, सेक्शन 35A ज़्यादातर बाकी सारे मामलों की बात करता है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को अमेंड किया गया, उसमें दो नए सेक्शन 35AA 35AB को ऐड किया गया। ठीक है, और बताया गया जो है कि आरबीआई अब जो है बैड लोन केसेस में डायरेक्टली इंटरवेन कर सकता है। नेचर ऑफ डायरेक्शन की बात करें तो जो आरबीआई के द्वारा जो भी डायरेक्शन सेक्शन 21 35A के तहत इशू की जाती हैं वो सभी स्टेचुटरी होती हैं और बैंकों पर बाइंडिंग होती, कोई भी बैंक मना नहीं कर सकता है। ओके, अब इन्होंने कहा कि मान लो अगर कोई सर्कुलर जारी होता है और उसमें किसी स्टेचुटरी प्रोविजन की बात नहीं की जाती कि हमने किस प्रोविजन के तहत, किस एक्ट के तहत इसको इशू किया है, तो भी वो सभी बैंकों पर लागू होगा। ऐसा बहुत सारे केसेस में हुआ है। गुजरात हाई कोर्ट ने जैसा कि कहा कि अगर बैंक ने, आरबीआई ने मास्टर सर्कुलर बिलफुल डिफॉल्टर पर लागू मतलब इशू किया है तो भले ही वो रेफरेंस ना दे कि हमने किस एक्ट के तहत ऐसा किया हुआ है, लेकिन तभी सभी बैंकों को इसे एडहर करने की ज़रूरत होती है। जस्टिस अखिल कुरैशी और जस्टिस JB पर्दीवाला ने डिसाइड किया कि आरबीआई ने भले ही सर्कुलर लॉन्च किया, जो है मास्टर सर्कुलर दिया बिलफुल डिफॉल्ट और डिफॉल्टर्स पर, और ये नहीं बताया कि किस एक्ट के तहत किया है, फिर भी आरबीआई को ये पावर है कि वो बैंकिंग इंडस्ट्री को, यानी कि बैंकिंग सिस्टम को देश में चलाने के लिए उसे पावरमेंट मिली हुई है। किसके तहत? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और आरबीआई एक्ट के तहत। आरबीआई के द्वारा जो इशू की जाती हैं डायरेक्शंस वो बैंकों पर लागू होती हैं, कस्टमर पर, आम आदमी पर नहीं लागू होती हैं। ओके, उसके बाद में जो भी डायरेक्शन इशू की जाती हैं वो उसके इफेक्ट प्रॉस्पेक्टिव होती हैं, यानी जिस डेट को सर्कुलर आता है उससे ऑनवर्ड ये लागू होता है, या जो डेट लिखी हो। रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होता। रेट्रोस्पेक्टिव का नहीं होता कि मतलब पीछे जा करके नहीं लागू होता, जिस डेट से आप बताओगे उससे और ऑनवर्ड ये लागू हो जाता है। बोनाफाइड, आरबीआई को पावर तो है डायरेक्शन इशू करने की, लेकिन जो आरबीआई का इंटेंशन होना चाहिए वो सही होना चाहिए। गलत इरादे के साथ में आरबीआई डायरेक्शन इशू नहीं कर सकती है, जैसा कि कहा गया गुजरात हाई कोर्ट द्वारा, किसमें? आरबीआई वर्सेस हरिसिद्धि कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में। ठीक है, कॉशन और एडवाइस की अगर हम बात करें तो देखो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन 36 जो है अब अलाउ करता है कि आरबीआई चाहे तो किसी भी बैंक को कॉशियस रहने की बात कर सकता है, या जो है प्रोहिबिट कर सकता है, मना ही कर सकता है किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को, किसी क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन को करने से, या बैंकों को सलाह भी दे सकता है कि आपको ये सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ओके, तो ये हो गई बात फ्रेंड जो है डायरेक्शन इशू करने के बारे में। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, बैंकों द्वारा जो है एफडी, सेविंग अकाउंट ये सारे खोले जाते हैं, तो उसी के बारे में यह बात हो रही है। एसेंस ऑफ बैंकिंग बिजनेस इज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक विड्रॉल बाई चेक। देखो बैंकिंग का काम ही होता है क्या? जो है डिपॉजिट लेना
और लोन देना। बेसिकली दो ही कामों के लिए बैंक बनाए गए थे, फिर धीरे धीरे जो है बहुत कुछ होता चला गया, चीज़ें हाथ से निकल गई, लेकिन फिर भी बेसिकली यही था। तो बैंकिंग बिजनेस का एसेंस ये है कि हमें जनता जनार्दन से या आम आदमी से डिपॉजिट लेना होता है, जिसको चेक से वो विड्रॉ कर सकें। डिपॉजिट के टाइप की बात करें तो बेसिकली जो है दो टाइप के होते हैं, डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट, राइट। डिमांड डिपॉजिट मतलब जब भी डिमांड करे व्यक्ति तुरंत दे दीजिए। जैसे मेरे सेविंग अकाउंट में पैसा है, मुझे अगर मन किया अभी रात के 11 बजे मैं गया एटीएम से निकाल लाया, मैंने डिमांड की, बैंक ने दे दिया, राइट। करंट अकाउंट की बात करें, बिल्कुल सेम उसी कॉन्सेप्ट पर, मुझे जब जरूरत है मैं पैसे निकाल सकता हूँ, तो डिमांड डिपॉजिट होगा। टाइम डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट जिसे कहते हैं, इसमें टाइम रहता है। जैसे आपने एफडी करवा दी, अब एफडी कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो जनरली आप इसे 3 साल से पहले नहीं ले सकते। अभी खैर प्रीमेच्योर के कॉन्सेप्ट आ गए, बट फिर भी ऐसे नहीं कि हम सेविंग अकाउंट की तरह नहीं कि कभी भी मुंह उठा के पहुंच गए, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, ओके। उसी तरीके से आरडी भी होती है, तो आरडी में भी एक सर्टेन टाइम होता है, 1 साल के लिए हमने आरडी करवाई, वो चल रही है, ठीक है। तो बैंक एक्सेप्ट डिफरेंट टाइप ऑफ डिपॉजिट, बोथ टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक से हम दो तरीके डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट लेते हैं। टाइम डिपॉजिट में आपका फिक्स डिपॉजिट आरडी वगैरह हो गया, जो कि एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद मिलता है। डिमांड डिपॉजिट में करंट अकाउंट का पैसा, सेविंग अकाउंट पैसा होता है, जो कि डिमांड पर देने पड़ते हैं। दोनों मैंने आपको समझाया, ठीक है। उसके बाद में एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट की बात करें, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट वन ऑफ द मेन एक्टिविटी कैरीड आउट बाय द बैंक एंड इट हैज़ बीन एक्नॉलेज्ड इन डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का सेक्शन 5B जो है वो बताता है कि हाँ, बैंकिंग में एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट की बात की जाती है, ओके। यानी कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 5B में बैंकिंग की परिभाषा दी गई है, और उस डेफिनेशन में ही एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट और लोन देना इनके बारे में बात हुई है। इन इट्स क्वेस्ट टू प्रोवाइड ग्रेटर ऑटोनॉमी टू बैंकों को ज़्यादा जो है स्वायत्ता देने के लिए, आज़ादी देने के लिए आरबीआई केवल अभी जो है डिपॉजिट्स में क्या करता है, मिनिमम और मैक्सिमम टाइम पीरियड जिसके लिए डिपॉजिट आप एक्सेप्ट कर सकते हैं बैंक, ठीक है। मिनिमम कितने दिन के लिए एफडी की जा सकती है? 7 डेज के लिए। आप अपने बैंक में बोर्ड देखिएगा, चार्ट लगा होता है, बोर्ड लगा होता है जर्नल, जहाँ पर लिखा होता है कि 7 दिन का एफडी का इंटरेस्ट इतना है, इतने साल का इतना है, वो उसमें तो मिनिमम 7 डेज के लिए आप एफडी ले सकते हैं, मैक्सिमम आप 10 साल के लिए एफडी ले सकते हैं। सोचिए, आपके पास कोई कस्टमर आता है, बोलता है कि मेरे पास 3 खोखे हैं, 3 करोड़ रुपए हैं, 20 साल के लिए एफडी कर दो, क्या आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते, किसी कीमत पर नहीं कर सकते, क्योंकि आरबीआई अलाउ ही नहीं करता। मैक्सिमम 10 साल की एफडी की जा सकती है, उससे ज़्यादा नहीं की जा सकती है। तो क्या विकल्प है भाई? 10 साल के लिए कर दो, उसके बाद में इसको जो है ऑटो रिन्यूअल डाल देते हैं, अगले 10 साल के लिए ऑटोमेटिक पलट जाएगी, बात खत्म हुई, राइट। लेकिन हम 10 साल से ऊपर की एफडी नहीं करवा सकते। उसके बाद में इंटरेस्ट रेट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनआरआईडी पर देखिए, अभी क्या है, आरबीआई क्या चीज़ें डिसाइड कर रहा है, मिनिमम और मैक्सिमम कितने समय के लिए आप एफडी या डिपॉजिट ले सकते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया था, लेकिन केवल एनआरआई डिपॉजिट्स में, यानी कि नॉर्मल आम जनता के एफडी के लिए कोई भी डिसीजन नहीं लेता आरबीआई, सिर्फ एनआरआई वाले जो फॉरेनर हमारे यहाँ जमा करते हैं उनके बारे में करता है। उसके अलावा रिटेल डिपॉजिट किसे कहेंगे, बल्क डिपॉजिट किसे कहेंगे, केवाईसी के रूल्स क्या रहेंगे, इन सब बारे में आरबीआई बात करता है। मेरे ख्याल से रिटेल बल्क डिपॉजिट 2 करोड़ एंड अबव होता है जनरली, ठीक है। रिटेल उससे नीचे के एफडीज को कहा जाता है। It may be mentioned here that deposits garnered by all types of bank have been brought under the purview of DICGC। ध्यान रखने की बात है कि जितने भी सभी तरीके के बैंकों द्वारा जो डिपॉजिट एक्सेप्ट किए जाते हैं वो सभी DICGC के प्रीव्यू में लाए गए हैं, जिसे कहते हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, DICGC, ओके। उसके बाद में DICGC जो है अमेंडमेंट एक्ट 2021 आया, पहले 1 लाख रुपए तक था। पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं DICGC का, तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मान लो भगवान ने आपको बहुत बड़ा आदमी बनाया और आपके पास में 80 लाख रुपए हैं, ठीक है, या आप रिटायर हुए 80 लाख रुपए के मालिक हैं। अब आपने क्या किया, एक बैंक में डिपॉजिट कर दिया यहाँ निगेटिव बातें बोलूँगा तो बुरा मत मानिएगा। 80 लाख रुपए जमा किया, और जिस बैंक में आपने जमा किया वो बैंक दिवालिया हो गया, तो सरकार आपको सिर्फ 5 लाख रुपए लौटाएगी, बस ये बात है DICGC कहने की, ओके। अब यहाँ बुद्धिमानी आप कर सकते हो, 4 बैंकों में जमा कर दीजिए, 20 लाख यहाँ, 20 लाख यहाँ, 20 लाख यहाँ, 20 लाख यहाँ। अब हर कोई 5-5 लाख रुपए आपको देगा, तो कम से कम आपके 5 चौक 20 लाख रुपए, 80 लाख रुपए में से 20 लाख रुपए बचेंगे। लेकिन अगर आपने सारा पैसा एक बैंक में जमा कर दिया और खुदा न खास्ता कभी ऐसी स्थिति बनी कि कोई बैंक दिवालिया हो गया, तो आपको सिर्फ 5 लाख रुपए लौटते हैं। उस 5 लाख में आपका करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, FD, RD, एवरीथिंग गोज देयर, एवरीथिंग, हर चीज़ जाती है, ध्यान रखिएगा, ओके। तो मतलब ये नहीं कि मतलब हर अकाउंट वाइज नहीं है, पर कस्टमर होता है, जितने भी कस्टमर हैं, इसीलिए अलग अलग बैंकों में ये पॉसिबल है, ओके। उसके बाद में इसी तरीके से आउट ऑफ रेफरेंस बता रहा हूँ, लॉकर का केस होता है, राइट। लॉकर का बहुत से लोग लॉकर बहुत पसंद करते हैं। क्या आपको पता है लॉकर पूरी तरह से सिक्योर नहीं होता? सिक्योर का मतलब क्या है? लॉकर में मान लो
आपने 50 लाख रुपए का गोल्ड रखा हुआ है, ठीक है, उसके बाद में घर के कागजात वगैरह रखे हैं। अब अगर कोई नेचुरल क्लैमिटी हो जाती है, नेचुरल क्लैमिटी बोले तो बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया और सब कुछ तबाह हो जाता है, तो इस लॉकर में से एक भी पैसा जो है बैंक कस्टमर को नहीं देने वाला है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। अब अगर मैन मेड डिजास्टर होते हैं, मान लो मैन मेड प्रॉब्लम हो गई, जैसे चोरी हो गई, डाका हो गया, तो उस केस में जितना रेंट है आपका उसका 100 टाइम्स रिटर्न करने की बात होती है। ओके, तो अब 50 लाख का सोना है, अगर मान लो तुम्हारा साल का 5,000 रुपये का रेंट है, कितना साल का 5,000 रुपये का रेंट है, तो 5,000 गुणे 100 कर दीजिए, मेरे ख्याल से 5 लाख रुपए आपको लौटेंगे। ओके, तो मतलब बहुत ज़्यादा सेफ साइड नहीं होता है कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अब गाइडलाइंस हैं तो लोग पसंद करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आउट ऑफ रेफरेंस बता दिए, बट समझने की चीज़ थी कि अगर भगवान आपको ज़्यादा पैसे दे तो समझ लीजिए कि कितना सिक्योर पैसा कहाँ पर आपका है। ओके, तो यहाँ अब एक कस्टमर का 5 लाख रुपए सेव करते हैं और प्रीमियम भी कई बार पूछ लिया जाता है। 12 पैसे पर 100 रुपये का प्रीमियम बैंक पे करता है, किसको? आरबीआई को। 12 पैसे हर 100 रुपये पर कस्टमर का पे करना पड़ता है, किसको? आरबीआई पे मतलब बैंक पे करेगा, किसको? डीआईसीजीसी को। किसको? डीआईसीजीसी को पे करना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद में ये जो है अगर बैंक वाइंड अप होता है तो 90 डेज के अंदर में अकाउंट होल्डर को ये 5 लाख रुपए मिल जाते हैं। ओके, फिर आता है रिटर्न ऑन अनक्लेम्ड डिपॉजिट। ऐसा डिपॉजिट जो पिछले 10 साल से ऑपरेट ही ना हुआ हो उसे अनक्लेम्ड डिपॉजिट माना जाता है। ओके, इनको रिटर्न करना पड़ता है बैंकों को। बैंक हैव टू फाइल अ रिटर्न एवरी ईयर ऑन देयर अनक्लेम्ड डिपॉजिट अंडर सेक्शन 26 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 26 के तहत जितने भी अनक्लेम्ड डिपॉजिट हैं उनका रिटर्न हर साल आपको भरना होता है। रिटर्न हैज़ टू बी फाइल्ड विद इन 30 डेज ऑफ द एंड ऑफ ईच कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर खत्म होने की यानी दिसंबर के बाद 30 दिन के अंदर इसको भर देना होता है। जिस भी तरीके और फॉर्म में बताया जाए वैसा करिए। और इसमें वो सभी डिपॉजिट्स आते हैं जो 10 साल से ऑपरेट ना हुए हों, सभी तरीके, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, FD, RD, सब कुछ। अब भाई देखो, FD है, मान लो किसी कस्टमर ने 10 साल के लिए जो है FD करवाई, तो भाई 10 साल के लिए अगर FD करवाई तो 10 साल तक ऑपरेट करने थोड़ी ना आएगा। तो इसलिए FD जब FD मैच्योर होती है उसके बाद के 10 साल लिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। FD मैच्योरिटी के बाद 10 साल। अगर किसी ने FD 3 साल के लिए करवाई, 3 साल बीत गए और प्लस 10 साल और बीत गए, नाउ इट इज इनऑपरेटिव डिपॉजिट। ओके, तो बोल रहे हैं फिक्स डिपॉजिट के केस में 10 साल जो स्टार्ट होता है वो एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ डिपॉजिट के बाद होता है। अमेंडमेंट एक्ट 2013 में लाया गया जिसमें जो है DEAF को इंट्रोड्यूस किया गया। डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड को आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया अंडर सेक्शन 26A टू टेक ओवर इनऑपरेटिव डिपॉजिट अकाउंट व्हिच हैज नॉट बीन क्लेम्ड और ऑपरेटेड फॉर पीरियड ऑफ 10 ईयर और मोर विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ सेड पीरियड ऑफ 10 ईयर विथ प्रोविजन फॉर द अमाउंट टू बी क्लेम्ड बैक बाई ओरिजिनल डिपॉजिटर लीगल हेयर नॉमिनी एट एनी टाइम बाई फॉलोइंग ड्यू प्रोसीजर। तो अमेंडमेंट एक्ट 2013 में लाया गया जिसमें जो है DEAF अकाउंट बनाया गया डिपॉजिटर, यानी कि पहले जो है आरबीआई को आप जो है रिटर्न फाइल करके देते थे डेटा का, लेकिन अब जो है पैसा आरबीआई जो है खुद अपने पास DEAF अकाउंट में मंगवा लेता है। जो भी आपके अनक्लेम्ड डिपॉजिट हैं या ऐसा जो है जो आपका अकाउंट है जो पिछले 10 वर्षों से ऑपरेट ही नहीं हुआ है, तो उसमें जितना भी पैसा रहता है उसको जो है आरबीआई के पास भेज देता है 3 महीने के अंदर अंदर में। कब से 3 महीने? 10 साल जब भी खत्म हो उसके 3 एक्सपायरी 10 साल खत्म होने के 3 महीने के अंदर अंदर उसे भेज देना होता है। और इस पैसे को लीगल हेयर जिसने पैसा जमा किया है वो उसके उत्तराधिकारी, उसका नॉमिनी किसी भी समय चाहे तो मंगवा सकता है, इसमें कोई रोक टोक और बाधा नहीं होती है। ओके, DEAF पर कितना % रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है? तो जो पैसा आरबीआई के पास चला गया उस पर सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ एनी पेबल ऑन प्रिंसिपल अमाउंट ट्रांसफर टू द फंड शैल बी स्पेसिफाइड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई डिसाइड करता है कि जो DEAF में पैसा चला गया उस पर कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है, ठीक है। अब देखिए, इनके हिसाब से आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से 30 जून 2018 तक 4% देती थी। उसके बाद में 1 जुलाई 2018 से लेकर 10 मई 2021 तक 3.5% दिया गया और उसके बाद में 11 मई 2021 से 3% देना शुरू किया। मैं ये कहूँगा आप इसे चाहें तो याद रखें इस डेटा को, ना चाहें तो ना याद रखें, कोई दिक्कत नहीं। ये तब ज़रूरत है जब हमें कैलकुलेशन करने बैठना हो कि हाँ भाई आरबीआई ने मतलब कितना पैसा DEAF अकाउंट में जो मेरा, मान लो तुम्हारे पास 20 लाख रुपए खाते में पड़े थे और 10 साल तक तुमने कुछ खाते में किया ही नहीं तो वो 20 लाख चले गए। तो ऐसा नहीं कि इस 20 लाख रुपये पर तुम्हें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ये वाला इंटरेस्ट घुमा करके आरबीआई आपको देगा, ये कहने का यहाँ मतलब है। ओके, तो ये हो गई बात जो है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट की।
तो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट में हमने कहा कि बैंकिंग बिजनेस का जो मूल है, आधार, वो होता है डिपॉजिट लेना और लोन देना। डिपॉजिट दो टाइप के होते हैं, टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में आपका आता है सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट का पैसा। टाइम डिपॉजिट में आपका एफडी और आरडी का पैसा आता है जो टाइम पर दिया जाता है। डिमांड डिपॉजिट और पैसा जब भी कस्टमर डिमांड करे, आकर के बोल दे, तब आपको देना होता है। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट की बात करें, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का सेक्शन 5B बैंकिंग की परिभाषा देता है। उसी डेफिनेशन में ही एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट की भी बात की गई है। बैंकों को ज़्यादा स्वायत्ता देने के लिए आरबीआई अब कुछ सर्टेन गाइडलाइन ही लाता है, जैसे मिनिमम कितने दिन के लिए आप एफडी या डिपॉजिट ले सकते हैं, मैक्सिमम कितने समय के लिए ले सकते हैं। ये 7 दिन है और ये मैक्सिमम 10 साल के लिए है। एफडी की बात कर रहा हूँ, ओके। उसके बाद में एनआरआई डिपॉजिट जो होते हैं, एफसीएनआर वगैरह, उसमें इंटरेस्ट रेट क्या होगा, ये आरबीआई डिसाइड करता है। रिटेल डिपॉजिट या बल्क डिपॉजिट किसे कहेंगे, केवाईसी की गाइडलाइन क्या रहेंगी, ये सारी बातें आरबीआई बताता है। फिर जितने भी डिपॉजिट होते हैं सभी बैंकों को वो डीआईसीजीसी के दायरे में लाए गए हैं। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन होता है। इसका मतलब हर एक कस्टमर का खाते में 5 लाख रुपए तक सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो डीआईसीजीसी अमेंडमेंट एक्ट 2021 में लाया गया, जिसके तहत 5 लाख रुपए तक का जो पैसा है, ओके, बैंक अकाउंट होल्डर के, वो बैंक के वाइंडिंग अप होने पर 90 डेज के दिन अंदर अंदर कस्टमर को दे दिया जाना चाहिए। इसके लिए हर 100 रुपये पर 12 रुपये का प्रीमियम बैंक द्वारा डीआईसीजीसी को पे किया जाता है। बात करें अनक्लेम डिपॉजिट की, तो हर एक बैंक को चाहिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 26 के तहत कि जितने भी अनक्लेम डिपॉजिट हैं उनका रिटर्न फाइल किया जाना चाहिए बैंकों के द्वारा हर साल, ठीक है। उसके बाद में जो हर कैलेंडर ईयर ख़त्म होने के बाद 30 दिन के अंदर में रिटर्न फाइल किया जाना चाहिए उन सभी डिपॉजिट्स का जो कि पिछले 10 वर्षों से ऑपरेट नहीं हुए हैं, ओके। अगर एफडी की बात करें तो 10 साल कब से स्टार्ट होगा, जब जो है एफडी जो है मैच्योर हो जाए या एक्सपायरी उसकी आ जाए, उसके बाद 10 साल गिने जाते हैं। सेक्शन 26A लाया गया, जिसको DEAF कहा गया, में DEAF लाया गया, डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड कहा गया। इसके तहत क्या किया गया कि जो है 10 साल या उससे अधिक के जो भी अनक्लेम्ड या अनऑपरेटेड अकाउंट्स हैं, उनमें जो भी पैसा है उसको एक्सपायरी डेट के 3 महीने के अंदर आरबीआई के पास भेज देना होता है और इस पैसे को दोबारा जो है वापस मंगवाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ओरिजिनल डिपॉजिटर द्वारा, लीगल हेयर द्वारा, नॉमिनी के द्वारा, जो भी चाहे, ओके। उसके बाद बात करेंगे इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा डीईएफ अकाउंट के पैसे पर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करता है, ठीक है। 30 जून 2018 तक 4% देते थे, उसके बाद में ये 10 मई 2021 तक इन्होंने 3.5% दिया, आफ्टर दैट ये 3% कर दिया टिल पेमेंट। हो सकता है अभी कोई गाइडलाइन आई हो तो ये फिर फर्दर चेंज हो गया, इसलिए मैं नहीं कहता कि इसको आप इसे मग्गू बनिए, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस समझ लीजिए कि हाँ इस पर इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है कि जो डीईएफ अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा होता है क्या उस पर जो है कस्टमर को इंटरेस्ट मिलता है। फिर आपके दिमाग में आएगा डीआईसीजीसी के पास तो ऐसे ही पैसा चला जाता है, जो क्लेम नहीं किया इसलिए चला जाता है, तो वो ऐसे ही फालतू पड़ा हुआ था, तो फालतू आरबीआई के पैसे लगा तो आरबीआई क्यों देगा इंटरेस्ट, काइंड ऑफ दैट ना। हम लॉजिक लड़ाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते समय, तो वो लॉजिक आपका गलत हो जाएगा, ओके। तो होप है कि आपको पसंद आना चाहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।